तो ये जो हमने क्वेश्चन लिखा था इसमें था फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट था cos ax स्क्वायर प्लस बी, cos ax स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। अच्छा, अब जब इसका डिफरेंशियल निकालना है तो जिस भी फंक्शन का डिफरेंशियल निकालना होता है, ये मैं दोबारा करवा रहा हूँ, जिस भी फंक्शन का डिफरेंशियल निकालना होता है उसको हम y बोल देते हैं। तो y इज इक्वल टू cos ax स्क्वायर प्लस बी, ये हो गया। डिफरेंशिएट both sides with respect to x, दोनों तरफ आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हम लिख देते हैं d बाई डी एक्स ऑफ y, ये हो गया। इसी तरह से इस तरफ लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ cos ax स्क्वायर प्लस बी, cos ax स्क्वायर प्लस बी। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मतलब dy बाई डी एक्स लिखने का तरीका है, बस dy बाई डी एक्स लिख दिया। उसके बाद जब इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जिनका डिफरेंशियल हो रहा है। पहला क्या है? पहला तो है cos। अब जब cos का डिफरेंशियल होगा तो cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, ठीक है, ये फॉर्मूला है। cos का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस बी, ये है। फिर cos के आगे क्या लिखा हुआ है? ax स्क्वायर प्लस बी। अब इसका भी डिफरेंशियल होगा क्योंकि ये अलग तरीके का फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये जो लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी, ये होता है। समझ गए मेरी बात? तो cos का डिफरेंशियल करा तो आ गया माइनस साइन, और फिर अंदर जो है ax स्क्वायर प्लस बी, जब इसका डिफरेंशियल करा तो उसको लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। अब देखिएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस बी, और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो a तो a ही रहेगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, प्लस बी एक कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ रहता है तो उसका डिफरेंशियल हो जाता है 0। तो a इंटू 2x मतलब 2ax, और उसमें इधर माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस का 2ax साइन ax स्क्वायर प्लस बी। समझ गए? ठीक है। तो वही एक टेबल बनवाई थी, उस टेबल के हिसाब से ही आपको करना है कि जैसे आपके पास सबसे पहले आपको ये देखना है कि फंक्शंस जो है वो मैंने लास्ट क्लास में बिल्कुल आखिरी में आपको लिखवाया था कि फंक्शन जो है वो कितने तरीके के होते हैं। तो फंक्शंस जो हैं वो 5 तरह के होते हैं। फंक्शंस 5 तरीके के होते हैं। एक होता है इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन को शॉर्ट में एफ एन लिख रहा हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, एक होता है अलजेब्रिक फंक्शन, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि जिसमें पावर में लिखी जाती है कोई टर्म, तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है। आदित्य, कहीं पर समझ में ना आए तो बता देना प्लीज। ओके सर। ठीक है, चलिए। तो ये I8 करके याद रख लेते हैं, I8, ठीक है, ऐसे याद रख लेते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी नहीं करना आपको, ठीक है, 12th क्लास में करना है। ठीक। अच्छा, उसके अलावा ये 4 तरीके के फंक्शन आपको करने, जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन भी मतलब मुश्किल से ही आएगा। किसी 1 या 2 डेरिवेशन में फिजिक्स में आ गया तो आ गया, नहीं तो आएगा नहीं। अब ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा इन तीनों की, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं
कि फंक्शन के अंदर फंक्शन तो नहीं है कहीं पर, तो यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन है। आपको पूछ रहे हैं cos ax स्क्वायर प्लस बी, तो अगर cos x होता तो cos x का डिफरेंशियल सीधा सीधा होता है माइनस साइन x, cos का सीधा फॉर्मूला होता है माइनस साइन, तो cos x का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन x। तो cos के आगे जो भी लिखा हुआ है, cos के आगे जो भी लिखा हुआ है वो आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन के आगे लिख देंगे, आप लिख देंगे माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस बी, वो हो गया। उसके बाद अब cos के आगे क्या लिखा हुआ था, ax स्क्वायर प्लस बी, तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो अब ax स्क्वायर प्लस बी को फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो हमने क्या करा, cos का कर दिया माइनस साइन मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। तो ये तो हो गया माइनस साइन ax स्क्वायर प्लस बी, हाँ। और फिर जब इसको करेंगे तो एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल कैसे होगा, इसका फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला होता है x की पावर n, तो x की पावर n का डिफरेंशियल होता है m x की पावर n माइनस 1। तो x स्क्वायर का क्या हो गया, x का स्क्वायर है अगर, तो इसका क्या हो गया 2x की पावर 2 माइनस 1, तो सीधा सीधा 2x हो गया ना, सीधा सीधा 2x हो गया। तो x स्क्वायर की जगह हमने 2x लिख दिया, तो a इंटू 2x, फिर ये b है, और b एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो जब ये अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल हो गया सीधा, समझ गए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से ये। अच्छा a इंटू 2x क्या हो गया 2ax विद अ माइनस साइन, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है विद अ माइनस साइन, तो माइनस 2ax पहले लिख दिया इंटू साइन ax स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। वो माइनस, आप इसको a इंटू 2x को बाद में भी लिख सकते हो, और वो ये है कि थोड़ा अजीब सा लगता है, हमने इसको पहले लिख लिया, ठीक है, सही है। चलिए जी आगे चलते हैं फिर। सेकंड पार्ट देखिएगा, tan क्यूब x, सेकंड पार्ट है tan क्यूब x। tan क्यूब x का मतलब क्या हो गया, tan x का होल क्यूब, तो y इज इक्वल टू tan x का होल क्यूब। tan क्यूब x हो या tan स्क्वायर x हो, मान लो tan स्क्वायर x है, तो उसका मतलब होता है tan x का होल स्क्वायर, tan क्यूब x है तो इसका मतलब हो जाएगा tan x का होल क्यूब। तो यहाँ पर भी मुझे दो तरीके के फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा क्या, एक है tan x का होल क्यूब, तो सोचिएगा अगर x की पावर 3 होता, अगर सिर्फ x की पावर 3 होता तो उस x की पावर 3 को मैं किस तरह से करता, जैसे x की पावर n वाला फॉर्मूला हो, 3x की पावर 3 माइनस 1, जैसे x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, ऐसे ही x की पावर 3 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1, मतलब 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि जब ये 3x स्क्वायर हो गया x क्यूब का, और यहाँ पर है मेरे पास tan x, तो यहाँ पर फंक्शन का फंक्शन क्या है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, समझ गए कि नहीं। तो तीन तरीके के फंक्शन हैं जो ज़्यादातर मेरे को देखने हैं, कौन कौन से, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल मतलब जो पावर वाला फंक्शन होता है। तो आप ये देखिएगा कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर पावर 3 दिखाई दे रही है, तो tan x के होल क्यूब को कुछ इस तरह से मानो जैसे x की पावर 3 हो, तो x की पावर 3 को कैसे करेंगे हम सिंप्लीफाई, हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इधर तो dy बाई डी एक्स और इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ tan x का होल क्यूब, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 tan x का होल स्क्वायर। इसी तरह से जैसे 3x स्क्वायर, आप बस इतना समझ लीजिए कि x की जगह tan x है, बस इतना, ठीक है। लेकिन tan x जो है वो भी तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो tan x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, और वो फॉर्मूलों की शीट देखिए जरा, tan x का डिफरेंशियल क्या है sec स्क्वायर x, बिल्कुल सही। तो tan x का होल स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x, और डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x,
तो 3 tan स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, ये हो गया। बताइए जी, क्लियर है? चलिए इसके बाद चलिए जी, ये सेकंड पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट के बाद में जरा थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये दे रखा है। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दो तरीके के फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। प्लीज़ 1 मिनट वेट करिए, कुछ इम्पोर्टेंट है।
बताओ क्या होगा? 1 by 1 plus cos x 1 by 1 plus cos x होल स्क्वायर नहीं आएगा क्या, या कट गया? अच्छा ये कट गया। चलो देखो, इसमें हम ये कहेंगे एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है, तो हम ये कहेंगे डिफरेंशिएट, पहले तो वही स्टेप, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो dy dx ऑफ y इज इक्वल टू dy dx ऑफ sin x अपॉन dy dx of y इज इक्वल टू dy dx ऑफ sin x अपॉन 1 plus cos x। तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगा 1 plus cos x का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है, तो 1 plus cos x का होल स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला है ये क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल मतलब जब भी कोई फंक्शन ऊपर होता है और नीचे होता है, नीचे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब होता है, तब ये हम रूल लगाते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देंगे 1 plus cos x का होल स्क्वायर। अब 1 plus cos x एज इट इज, यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू dy dx ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी कि sin x, ठीक है, डिनोमिनेटर इनटू dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू dy dx ऑफ डिनोमिनेटर इनटू dy dx ऑफ डिनोमिनेटर। तो dy by dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर वन प्लस cos x का होल स्क्वायर, 1 plus cos x एज इट इज, 1 plus cos x एज इट इज इनटू dy dx ऑफ sin x। तो sin x का डिफरेंशियल क्या होगा, ये फॉर्मूला समझ में आ गया? हाँ, सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में लिख देते हैं डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज dy dx ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल। 1 plus cos x एज इट इज, अब sin x का जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस फिर sin x एज इट इज, sin x एज इट इज, और जब 1 plus cos x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल हो गया 0 और cos x का डिफरेंशियल हो गया माइनस sin x। तो dy by dx is equal to 1 plus cos x into cos x। तो 1 into cos x is cos x, cos x into cos x is cos square x, माइनस 0 minus sin x is minus sin x, तो minus sin x into minus sin x is plus का sin square x अपॉन 1 plus cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो dy by dx is equal to cos x plus cos square x plus sin square x is 1 और 1 plus cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में cos x plus 1 यानी कि 1 plus cos x और डिनोमिनेटर में 1 plus cos x का होल स्क्वायर। तो एक 1 plus cos x से एक 1 plus cos x कट गया, तो ये क्या आता तुम्हारा 1 upon 1 plus cos x बिल्कुल नहीं, तो 1 upon 1 plus cos x। ये हो गया dy by dx। जितने हमने एग्जांपल्स करे इतने सफिशिएंट है डिफरेंशिएशन के, ठीक है, इतने सफिशिएंट है। अगला लिखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है ना, वैसे तो कोई अंत नहीं है, डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा टॉपिक है,
ठीक है, लेकिन उसको डिटेल में तो आप लोगों को 12th में करना है, अभी उतना कर रहे हैं जितना हमको फिजिक्स में जितने की ज़रूरत पड़ेगी। अगला स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस में है डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी फर्स्ट लिखेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, ऐसे आप साइन बना देते हैं इस तरीके से, और यहाँ लिखेंगे x की पावर n और यहाँ लिखेंगे dx। जैसे डिफरेंशिएशन के लिए आपको क्या करना पड़ता था, जिस फंक्शन का भी डिफरेंशियल निकालते थे उसको क्या लिखते थे, डी बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसे ही जब इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में किसी भी फंक्शन को, जब इंटीग्रेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर ये साइन लगाओगे, यहाँ पर लिखोगे dx और यहाँ बीच में लिख देंगे आप फंक्शन, जो भी फंक्शन है। तो अब मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इधर dx लिख दिया और यहाँ फंक्शन लिख दिया, यानी कि x की पावर n लिख दिया। तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये लिख दिया। ठीक है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस c। तो प्लस c का मतलब क्या है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कई बार क्या होता है कि इंटीग्रेशन करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो अलग अलग मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, तो आपने किसी मेथड से करा, आपने किसी और मेथड से करा, तो आप दोनों के आंसर बैलेंस कर जाएं आपस में, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, जैसे मान लो तुम्हारे में और तुम्हारे में 3 का डिफरेंस है, 3 नंबर का डिफरेंस है, तो उस 3 को कंपनसेट करने के लिए यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया जाता है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि क्या अंतर है, हो सकता है तुम्हारा भी आंसर सही है, हो सकता है तुम्हारा भी आंसर सही हो, आपको बस सी लगा देना, उसमें सी ऐड कर देना, सिर्फ सी ऐड कर देना और उस पर कोई ध्यान नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं, सिर्फ सी को आपको ऐड कर देना यहाँ पर और कुछ नहीं। तो दिस इज कॉल्ड, जैसे मैं इंटीग्रल कैलकुलस लिख रहा हूँ, तो कैलकुलस में इंटीग्रेशन, जैसे कैलकुलस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन हमने अभी अभी करा, अब जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर पूरी बड़ी वैल्यू निकालना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में किसी फंक्शन को डिवाइड कर देना, तोड़ देना। तो जब मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ, तो इंटीग्रल का मतलब क्या है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर एक बड़ा पार्ट बना रहे हैं, एक बड़ा फंक्शन बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल। अब देखिएगा कि जैसे यहाँ पर हमने कहा कि इंटीग्रल कैलकुलस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रल में रिजल्ट हर बच्चे का हर मेथड से, किसी भी मेथड से करिए, सेम ही सेम आएगा, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन जब हम डेफिनिट इंटीग्रल की बात करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल में सेम आएगा, इनडेफिनिट की जब बात करते हैं तो सबका आंसर अलग अलग आ सकता है, वहाँ पर सी लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए जो मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ उसमें सब में प्लस सी हम लिखेंगे, उसको अभी इग्नोर करो, क्या चीज़ है बताऊँगा आपको, बाद में बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सेकंड, तो पहला तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n dx, ये होता है एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ वन का जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस सी, जब 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा x। फिर थर्ड देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, ये होगा log x प्लस सी। फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x प्लस सी। फिर फिफ्थ देखिएगा
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगला फॉर्मूला नोट करें, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अगला फॉर्मूला नोट करें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स sec x प्लस सी। अगला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x माइनस cosec x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x e की पावर x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x a की पावर x अपॉन log a प्लस सी। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास आप ये देखो कि कोई भी फॉर्मूला आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे बहुत मुश्किल आपने कोई चीज़ करी हो। बस एक ये तो आपको याद रखना पड़ेगा पहला वाला कि x की पावर n का जब वहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हो जाता है n x की पावर n माइनस वन। एक्स की पावर n का तो हो जाता है n x की पावर n माइनस वन। और जब यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, एक ये अलग फॉर्मूला है। बाकी आप याद करिए x का डिफरेंशियल क्या था 1, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा x जस्ट होगा। log x का डिफरेंशियल क्या था 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होगा log x। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। sin x का डिफरेंशियल क्या था cos x, तो cos x का इंटीग्रल क्या होगा sin x। ठीक cos x का डिफरेंशियल क्या था माइनस sin x। ठीक है, cos x का डिफरेंशियल था माइनस sin x, तो माइनस cos x का तो प्लस sin x हो जाएगा। तो ये वही करा है हमने कि sin x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos x। याद करिए, अगर आप डिफरेंशिएशन की टेबल अभी देख पाएँ तो cos x का डिफरेंशियल था माइनस sin x, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x था। तो वही आप करके देख लो, आप यहाँ पर लिख लो कि cos x और इधर लिख दो माइनस sin x, एक ही बात है। ये cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x है, तो माइनस sin x का इंटीग्रल cos x हो जाएगा। अब अगर मैं सिर्फ sin x का चाहूँ तो आप यहाँ से माइनस हटा दो, यहाँ लगा दो माइनस, बस कि माइनस sin x का इंटीग्रल cos x हो गया तो sin x का इंटीग्रल माइनस cos x हो जाएगा। समझ गए, बस माइनस साइन को इधर से इधर कर दिया है और कुछ नहीं। उसी तरह से याद करिए tan x का डिफरेंशियल क्या था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा tan x। ठीक, और देखिए cos x स्क्वायर x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cot x। क्यों? क्योंकि cot x का डिफरेंशियल माइनस cos x स्क्वायर था। ठीक है, तो ऐसे ही sec x का डिफरेंशियल था sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sec x। ठीक है, तो जस्ट आप ये देखिए, ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे डिफरेंशिएशन के जस्ट ठीक उल्टे हैं कि अगर किसी चीज़ का डिफरेंशियल कुछ है तो उसका इंटीग्रल जो है वो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? चलिए मैं आगे चलता हूँ। इतने तो फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद इस पर जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन देखिएगा कैसे बनेंगे। और वो करने के बाद में फिर मैं आपको इसमें डेफिनेट इंटीग्रल क्या है वो भी बताऊंगा। तो पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे, इंटीग्रेट। आदित्य यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूले नोट कर लिए? यस सर, कर लिए। ठीक है, चलिए जी अब जरा देखिएगा क्वेश्चन का।
इंटीग्रेट x square minus cos x plus 1 upon x. x square minus cos x plus 1 upon x. तो इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन x square minus cos x प्लस 1 अपॉन x dx, ये हो गया। अब इनको तीनों को 1 2 3 इन तीनों को अलग अलग स्प्लिट करके लिख लो। कैसे? इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन cos x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, ये हो गया। अब जरा देखिए x स्क्वायर का जब इंटीग्रल करेंगे तो x स्क्वायर का इंटीग्रल इट इज जस्ट लाइक दैट कि x की पावर n का इंटीग्रेशन जैसे किया जा रहा हो। तो x की पावर n का इंटीग्रल क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, फिर माइनस माइनस यहाँ लगा दिया। अब देखिए cos x का इंटीग्रल क्या है? sin x। तो यहाँ पर लिख दीजिए cos x का इंटीग्रल क्या हो गया? sin x, फिर प्लस का साइन 1 अपॉन x का इंटीग्रल, 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या? log x, ठीक, तो प्लस log x, और लास्ट में प्लस c लगाना मत भूलना, ठीक है। अब ये क्या हो गया? x क्यूब अपॉन 3 माइनस साइन x प्लस log x प्लस c, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 6 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 6 sec स्क्वायर x dx, ठीक है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 6। अब ये जो चीज़ है ना, जहाँ इंटीग्रेशन के नीचे भी और ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो ये केस हो गया डेफिनिट इंटीग्रल का। डेफिनिट इंटीग्रल में आंसर आपका डेफिनिट आएगा, यानी कि फिक्स्ड आंसर आएगा, ठीक है। चलिए 0 से पाई बाई 6 और sec स्क्वायर x dx। अब जरा फॉर्मूला देखिए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या है? 10x। सर आंसर मतलब सर इन दोनों वैल्यू से कोई होगा या नहीं बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। पहले सिर्फ ये देखिए, जो नीचे और ऊपर जो 0 से पाई बाई 6 जो वैल्यू लिखी हुई है, उस वैल्यू को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। बस ये देखिए कि sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना है? 10x। तो यहाँ पर लिख देंगे 10x। ये हो गया 10x, और 10x जैसे ही आए इसका रिजल्ट, तो आपको उसमें क्या करना है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना। तो आपने 10x लिखकर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरफ लिख देना 0 और ऊपर लिख देना पाई बाई 6। तो यहाँ पर लिख दिया 0 और यहाँ पर लिख दिया पाई बाई 6, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अब x की जगह पाई बाई 6 लिख दो, ऐसे tan पाई बाई 6, पहले लिख दिया tan पाई बाई 6, फिर लिखिए माइनस, फिर लिख दीजिए tan 0। तो जो भी इंटीग्रेट करने के बाद में जो भी फंक्शन आया, पहले उस फंक्शन में x की जगह पहले तो आप डाल देंगे पाई बाई 6 यानी कि अपर लिमिट, फिर x की जगह डाल देंगे लोअर लिमिट और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये किया जाता है इसमें। अच्छा, tan पाई बाई 6 की वैल्यू, tan पाई बाई 6 मतलब tan, अच्छा ये तो आपको मालूम नहीं होगा पाई क्या होता है। अच्छा चलिए जी, एक चीज़ और है आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, तो रेडियन वाला है। हाँ रेडियन ये रेडियन वाला है। एक चीज़ याद रखना
कि पाई जो है, पाई मतलब जो आपने जैसे एंगल देखे हैं, जैसे आपने देखा साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो आपने एंगल्स देखे ये सारे एंगल्स थे डिग्रीज में, ठीक है। अच्छा, अगर पाई लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एंगल्स हैं रेडियंस में। अब रेडियंस का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए, बस सिंपल सिंपल समझ लीजिए कि जैसे हम ये बोलते हैं ना डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, इंच भी होती है, उसी तरह से एंगल मेजर करने की एक यूनिट तो होती है डिग्री और एक यूनिट होती है रेडियन, सर है ना। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर हाँ पाई बाय 6 वो क्या 1/3? हाँ, 1/3 नहीं, पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया आपका 1/3 मतलब 30 डिग्री। हाँ हाँ, शायद से नहीं, पक्का से, है ना। पाई का मतलब क्या है 180 डिग्री, तो पाई दे रखा है आपको रेडियन में। आपको क्या करना है, आपको इसको सीधा डिग्रीज में लिख देना है। भाई पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, अपॉन में 6 है तो 180 अपॉन 6 क्या हो गया 30 डिग्री हो गया ना। बस समझ गए, बस इतना याद रखिए कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इससे हमारा डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है कोई भी एंगल। तो tan 180 अपॉन 6, अच्छा tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और ये हो गया 30, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, ठीक है। तो इसका रिजल्ट 1 अपॉन √3 है। और यहाँ पर कोई सी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दे रखी थी, लोअर और अपर लिमिट नहीं दे रखी थी, तो यहाँ पर आंसर में लास्ट में प्लस सी जरूर करेंगे। और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये किया जाएगा, तो इसमें कोई सी टर्म नहीं आएगी। सर ये वाला फिर से बता दीजिए। अच्छा, अब जरा देखो, जैसे हमारे पास 0 से π/6 है और फिर यहाँ पर दे रखा है sec² x dx, तो sec² x का इंटीग्रल क्या होगा, sec² x का इंटीग्रल हो जाएगा tan x, तो tan x हो गया। tan x को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर यहाँ नीचे लिख दिया 0 और ऊपर लिख दिया π/6, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। पहले क्या करेंगे, x की जगह अपर लिमिट डाल देंगे π/6, फिर बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, तो माइनस, अब tan x की जगह 0 डाल देंगे, लोअर लिमिट डाल देंगे, तो tan π/6 माइनस tan 0। tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है, वही तो टेबल आपने 10th क्लास में करी थी। और पाई जो है, पाई का मतलब ये रेडियन में वैल्यू दे रखी है, तो पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो पाई की जगह आपने 180 लिख दिया, 180 अपॉन 6 कितना हो गया 30, और tan 30 डिग्री की वैल्यू tan 30 माइनस 0 तो 0 ही हो गया। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3 खत्म। बताओ भाई, क्लियर है? आदित्य समझ गए? यस सर, यस। ठीक है, चलिए जी एक और देखते हैं, इसी तरह से एक और देखेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ integration r to infinity integration capital R to infinity gmm upon x square g capital M small m upon x square dx, where capital G, capital M and small m, capital G, capital M and small m are constants. Are constants. मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में जब भी कोई कांस्टेंट वाला टर्म होता है तो उसको बिल्कुल अलग निकाल लेते हैं और जो बची हुई टर्म है उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं या डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि अगर हमसे बोला गया था कि ax² + b इसको डिफरेंशिएट करिए, इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट करिए, तो dy/dx हमने कैसे करा था, हमने क्या करा था, a को एज जस्ट छोड़ दिया था और डिफरेंशियल किसका करा था, वेरिएबल वाली टर्म का x² का। तो x² का डिफरेंशियल हमने क्या कर दिया था 2x प्लस
तो ये जो कांस्टेंट है, ये अकेला लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। तो a इंटू 2x मतलब 2ax। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ये है, तो इंटीग्रेशन कैपिटल R से इन्फिनिटी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर dx। तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, जब इन्होंने पहले ही बता दिया कि ये तीनों जो टर्म्स हैं, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट्स हैं। इनको बाहर ले लीजिए, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, इनको बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन कैपिटल R से इन्फिनिटी। अब डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, तो ये हो गया x की पावर -2 इंटू dx। समझ गए, x की पावर -2 इंटू dx ये हो गया। अब देखिएगा आगे क्या करेंगे। कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m GMM, x की पावर -2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, x की पावर -2 का इंटीग्रल हो गया x की पावर -2 + 1, ये जैसे x की पावर n का होता है ना, वो कर दिया। लोअर लिमिट कैपिटल R अपर लिमिट इन्फिनिटी, कैपिटल R अपर लिमिट इन्फिनिटी। x की पावर -1 अपॉन -1 कैपिटल R से इन्फिनिटी। अब ये x की पावर -1 है और अपॉन में -1 है, तो ये ऐसे हो जाएगा -1 अपॉन x। भाई जब डिनोमिनेटर में माइनस वाला टर्म है तो वो न्यूमरेटर में आ सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि प्लस पॉजिटिव टर्म डिवाइडेड बाई नेगेटिव टर्म मतलब ओवरऑल फ्रैक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल फ्रैक्शन तो नेगेटिव हो गया। अच्छा, और x की पावर -1 वो पलट कर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन x बन जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन भी जस्ट लाइक अ कांस्टेंट, तो नेगेटिव साइन भी बाहर आ सकता है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो नेगेटिव साइन हमने बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, 1 अपॉन x। लोअर लिमिट इज कैपिटल R, अपर लिमिट इज इन्फिनिटी। -GMM ये हो गया 1 अपॉन, अपर लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, R, 1 अपॉन R। ठीक है। अब याद रखिएगा कि 1 अपॉन 0 ये इन्फिनिटी होता है, तो इसका मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है वो 0 होगा। ठीक है, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है, 1 अपॉन 0 जो है वो इन्फिनिटी होता है, तो फिर 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है वो 0 होगा। -GMM 0 माइनस 1 अपॉन R, -GMM और 0 माइनस 1 अपॉन R मतलब -1 अपॉन R। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, क्लियर है। अब माइनस वाला टर्म ये भी है, माइनस वाला टर्म ये भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया GMM अपॉन कैपिटल, ये चीज हो गई। बताइए, ये समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ, आदित्य क्लियर है? यस सर। ठीक है सर एक ग्रेविटी वाला फॉर्मूला जो 9th में करवाया है, वो असल में GMM अपॉन R स्क्वायर था, ये GMM अपॉन R है सर। ठीक है, चलिए।
फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से x इंटीग्रेशन 0 से x f dx f dx where f is equal to kx. Where f is equal to kx, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशन 0 से x f dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से x f dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 से x, अब f की जगह आप लिख लीजिए kx। बोला ना मैंने कि x की f की वैल्यू क्या है, kx है, तो यहाँ पर k कांस्टेंट है, k को बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन 0 से x dx, तो ये k हो गया। और जब x जो है, x को जब इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या दे रखी है 0 से x दे रखी है। जब x को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 लिख दूँ सीधा, क्योंकि x का मतलब क्या हो गया, x की पावर 1, तो ये हो गया x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो गया। अब ये है एक बार x की जगह x रख देंगे, एक बार x की जगह x रख देंगे तो ये क्या हो गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर x की जगह 0 रख देंगे, ये हो गया 0 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 0 स्क्वायर बाई 2, 0 का स्क्वायर अपॉन एनीथिंग वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारा हो गया k इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। समझ गए? ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन के भेजूंगा आपको क्वेश्चंस, ठीक है, डिफरेंशिएशन के नहीं। इंटीग्रेशन तो क्लियर होगा, हाँ ठीक है। चलिए जी, फिर आ जाते हैं घर, मैं क्वेश्चंस भेज दूँगा आपको। Thank you, sir. ओके।